नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा है। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोरोना के मामलों की। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे के बीच अब दिल्ली और गुड़गांव से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में कामगार अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। हालांकि इनमें उन लोगों की भी संख्या है जो फसल काटने, पंचायत चुनाव में वोट डालने और शादी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे पर संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने कुछ लोगों से बात की जो गुरुग्राम में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद लॉकडाउन की आशंका में अपने घर से निकल रहे हैं। दिल्ली में बीते साल हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से मजदूर दिल्ली से पलायन करके अपने गांव गए थे। कई किलोमीटर का लंबा रास्ता उन्होंने पैदल तय किया था। बहुत सारी परेशानियां झेली थी, लेकिन अब वही तस्वीरें एक बार फिर देखने को मिलेंगी। इस वक्त मैं सराय काले खां बस अड्डे पर हूं और यहां पर बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो अपने अपने गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं, क्योंकि मजदूरों का डर इस बात का है कि एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं आप? टीकमगढ़। अच्छा, टीकमगढ़ जा रहे हैं। यहाँ पे कहाँ रह रहे थे? हरियाणा में रह रहे थे, झज्जर में। अच्छा, तो वहाँ से आप इस बस में सवार होकर आए हो। आप यहाँ से कैसे जाओगे? बस से जाएंगे। अच्छा, तो क्यों जा रहे हो? वजह क्या है? लॉकडाउन की वजह है। अच्छा, तो लॉकडाउन यहाँ पर क्या करेंगे, काम बंद हो जाएगा। अच्छा, अब कोरोना की वजह से जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोरोना लगने वाला है। अच्छा, इसलिए उनको गांव सब भाग रहे हैं। अच्छा। जो मजदूरी करने वाले लोग हैं ना, सब गांव जा रहे हैं। अच्छा। कोरोना की डर से। अच्छा, कैसे जाओगे यहाँ से? अभी बस से जाएंगे, स्लीपर बस से। अच्छा, बस से जाओगे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कहाँ से आए भैया? एमपी से। एमपी से? कहाँ के रहने वाले हो एमपी में? कोड़ेयाला, जिला टीकमगढ़ गाँव कोड़ेयाला। यहाँ क्या काम करते हो? यहाँ पे मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो कहाँ करते हो मजदूरी? जहाँ मिल जाए वहाँ कर लेते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी गाँव जा रहे क्यों हैं। जा रहे हो? वजह क्या है? लॉकडाउन की वजह। अच्छा, तो लॉकडाउन तो अभी लगा नहीं है, लगने के चांस है, इसलिए जा रहे हो? हाँ, चांसों से जा रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ मजदूरी लग नहीं रही, बेरोजगार फिर रहा है आदमी, महंगाई ज्यादा जा रही सड़क में, इसलिए ट्रेन का साधन एक नहीं है, बेरोजगार फिर रहा है आदमी, इसलिए जाने के लिए बहुत परेशान है इंसान। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ मजदूरी करी थी, मजदूरी भी खत्म है, अब घर जा रहे हैं। अच्छा, आप भी घर जा रहे हो? हाँ, कहाँ के रहने वाले? छतरपुर जिला, अच्छा, मध्य प्रदेश। आप कहाँ जा रही हैं? महोबा। हैं? महोबा, अच्छा, कहाँ रहते हैं यहाँ पे? गुड़गांव। तो घर क्यों जा रही है? वजह क्या है? कोरोना फैल रहा है इसलिए यहाँ पे? नहीं भैया, वोट है, वोट है। अच्छा, वोट देने जा रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, तो वोट देने। तो कुछ लोग यहाँ पर जो वोट हैं वो भी देने जा रहे हैं, क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे मजदूर हैं, उनका जो पलायन है वो यहाँ से शुरू हो चुका है। और आप देखें कि अपना अपना सामान लेकर लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कोरोना और लॉकडाउन के खतरे के चलते यहाँ से घर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अपने निजी कारण हैं, उसकी वजह से ये लोग घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में एक तरह का आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। इस बीच निर्माण क्षेत्र में काम करने की छूट दी गई है। इसके बावजूद इस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि उन्हें नई जगह पर काम नहीं मिल रहा। और नई जगह पर काम नहीं मिल रहा है तो बाकी समस्याएं भी हो रही हैं। कमाने खाने की भी समस्या है और डर भी है, इसलिए वो घर जाने का मन बना रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर से हमारे संवाददाता सुनील सिंह की रिपोर्ट। मुंबई एक बार फिर से पराई लगने लगी है। पिछले साल लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग फिर से रोजी रोटी के चक्कर में मुंबई आए थे और उन्होंने इस तरह से अपना आशियाना बसाना शुरू कर दिया था। ये कंस्ट्रक्शन मजदूरों का घर है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है। इसमें इन्होंने काम किया है, इसकी नींव रखी है, इसका पूरा ढांचा खड़ा किया है। लेकिन अब इनका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। दूसरा काम मिलना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ा है, लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है, तो अब काम इन्हें मिल नहीं रहा। लिहाजा अब इन लोगों के ऊपर फिर से एक बार मुंबई छोड़कर अपने गाँव घर जाने की नौबत आ गई है। ये सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि गाँव जाएँ। ये परिवार है, छोटा सा परिवार, इस तरह से एक सादा सा घर, इसी में किसी तरह गुजारा होता है। रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, ये स्थिति है। लेकिन अगर काम ही नहीं मिलेगा तो फिर खाएंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। और जब खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे। क्या नाम है आपका? रेबिना।
रेबिना, आप यहाँ पर कुछ काम करती हैं कि हाउस वाइफ है? नहीं, काम नहीं करते। आपके पति काम करते हैं? हाँ, मेरा क्या पति करते हैं? उसे लेबाड़ी। लेबर। तो अभी काम बंद है? अभी काम बंद है, 2 महीने से काम बंद है। बंद है। तो कैसे आप लोग खा पी रहे हैं? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्या करेगा, वो बाहर से काम कर रहे थे, उखड़ा सब वो भी जब मिलता है वो भी खाता है, नहीं मिलता भी नहीं खाता है। अब वो भी बंद है? बंद है। तो अब आप लोग भी जाएंगे गाँव? गाँव चले जाएगा, क्या करेगा, जगह मरेगा क्या हम लोग। ये आप भी कोलकाता के हैं? हाँ, मैं कलकत्ता का हूँ। आप क्या करती हैं यहाँ पे? घर का काम करते हैं। अच्छा, घर में काम करते हैं। तो आपको काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अभी तो काम मिल रहा है, अभी बोल रहे लॉकडाउन होएगा तो बंद हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। अभी क्या मालूम, अभी तो 2 घर का ही है काम। 2 घर का ही काम है। तो आप भी गाँव जाएंगी या रहेंगी? अभी देखते काम बंद हो जाएगा तो चला जाएगा, क्या करेगा, इधर रहेगा फिर। ऑनलाइन चल रहा होगा स्कूल? हाँ। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? मजा आ रहा है ना? हाँ। दिन भर सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना और खेलना, स्कूल नहीं जाना? नहीं, ऑनलाइन में पढ़ती हूँ। पढ़ती है। क्या नाम है? मेरा सुहाना नाम है। सब आया है अभी दिल्ली में काम करने के लिए, अभी बंद हो गया। अभी हम लोग को गांव जाना ही पड़ेगा, जो हाल परिस्थिति चल रहा है उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता हम लोग। सामान के नाम पे, खाने के नाम पे क्या है घर में आपके? कुछ नहीं है। ये देखिए सरकार का जो चावल दाल मिला था। अच्छा, ये है। यही सरकार का दाल मिला था। आज चना का दाल मिला था। अच्छा, यही सरकार का दिया था। मेरा 2 लड़की पड़ता है ना, यही दाल छोला का चना मिला था। चावल मिला था 10 किलो। ये जब तक है तब तक आप लोग खा पाएंगे, उसके बाद नहीं है। आमदनी तो बंद है। जैसे नहीं तो 8 महीने जैसे लॉकडाउन था, जैसे गांव में पैसा मंगाया था, अभी तो गांव से पैसा मंगाया था, कोई देने वाला नहीं। मतलब एक उम्मीद से आए थे, लेकिन वो उम्मीद फिर से टूट गई। फिर टूट गया। एक उम्मीद से फिर से आए थे मुंबई, लेकिन कोरोना और उसके से लॉकडाउन ने एक बार फिर से उम्मीद तोड़ दी है। लिहाजा मुंबई एक बार फिर से पराई लगने लगी है और लोग इस तरह से अपने गांव जाने के लिए मजबूर हैं कि खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, और अगर जीना है तो फिर गांव जाकर जैसे तैसे अपना दिन व्यतीत करेंगे। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली NCR में कोरोना पॉजिटिविटी की दर 10% से भी अधिक हो गई है। RT-PCR जांच कराने के लिए भी अब लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऑल इंडिया नर्सेज फाउंडेशन ने कहा है कि RT-PCR की टेस्ट रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का वक्त लगने से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम के एक ऐसे ही कोरोना टेस्टिंग सेंटर का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला। दिल्ली NCR में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और एक सबसे बड़ी अभी परेशानी का सबब ये भी है कि जो कोरोना की टेस्टिंग है, ख़ास तौर पर RT-PCR की जो टेस्टिंग है उसमें वक्त लग रहा है। तमाम सारे जो RT-PCR करने वाले सेंटर हैं वहाँ पर या तो 2 से 3 दिन के बाद में टेस्ट हो रहे हैं, या फिर अगर टेस्ट हो भी रहे हैं तो उसके जो रिज़ल्ट हैं वो आने में 3 से 5 दिन का वक्त लग रहा है। तो ऐसे में अभी जो ऑल इंडिया जो नर्सेज फेडरेशन है उसने भी एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को और ये कहा है कि जो RT-PCR की टेस्ट है वो 24 घंटे के अंदर आ जानी चाहिए। अब ये आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ और गाज़ियाबाद में ये टेस्ट कराने वालों की एकदम लंबी सी यहाँ पर कतार लगी हुई है। ये आप देखिए चारों तरफ जो लोग हैं वो सैकड़ों की तादाद में टेस्ट कराने यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ में गुरप्रीत सिंह जी हैं जो कि खालसा हेल्प से जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत सिंह जी, ये बताइए कि अभी आपके पास में टेस्टिंग सेंटर आपने खोल रखा है, RT-PCR की अगर हम बात करें तो कितने दिन का वक्त लग रहा है इस टेस्ट के रिजल्ट आने में, और उससे क्या दिक्कत होती है सर? सर अभी जो इसका वक्त लग रहा है वो तकरीबन 48 से 74 घंटे भी लग जाते हैं। पर उससे परेशानी ये हमारे जितने भी आम जनता उसको आ रही है कि उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो अपने फैमिली मेंबर के साथ जाके उठता बैठता तो कल को उनके फैमिली मेंबर्स भी इफेक्टेड होने के पूरे चांसेस होते हैं। अच्छा, तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो ये रिजल्ट हमारा 48 से 74 घंटे में आ रहा है, इसको 24 घंटे के अंदर अंदर अगर पता चल जाए पेशेंट को कि मैं पॉजिटिव हूँ तो उससे काफ़ी चीज़ें रोकथाम होगी इस अपना कोविड में जो इस टाइम फैलता ही जा रहा है। आप लाइन देख सकते हो और तकरीबन हम यहाँ पे अभी तक पिछले साल से रेगुलर टेस्टिंग चल रही है। पीछे काउंटिंग कम आ गई थी, अब रोज़ का 250 से 300 टेस्ट फिर हो रहा है जिसमें पॉजिटिव की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। तो इस करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से और अपनी डॉक्टर टीम से कि इसको 48 घंटे के अंदर अंदर अगर रिपोर्ट आती है तो काफ़ी चीज़ें आगे ये फैलने से रुक जाएगा और जितने भी काउंटिंग हमारी परसेंट बढ़ रही है उसमें कम हो जाएंगी और कहीं ना कहीं इसको रोकथाम के लिए सहायता मिलेगी।
तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको कतार दिखाऊं तो ये आप देखिए कि कोरोना के टेस्टिंग करने वाले लोगों की जो कतार है वो काफ़ी लंबी लगी हुई है और हाल फिलहाल के दिनों में ये जो लाइन है ये बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में दिक्कत ये है टेस्टिंग सेंटर्स के संचालकों के ऊपर में कि टेस्ट तो हो जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो देर से मिलने के चलते नेगेटिव या पॉजिटिव इन लोगों को पता नहीं चल पाता है और ऐसे में तमाम सारे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी ये लोग जाते हैं। तो ये आप देखिए कि इसी तरीके का जो टेस्ट कराने वालों की जो कतार है वो धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर के तमाम सारे सेंटर्स पर बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 दिनों में करीब 20 रैलियां कर चुके हैं। पीएम अपने अंदाज में ममता बनर्जी पर रैलियों में निशाना साध रहे हैं और वो समर्थकों को पसंद भी आ रहा है। वहीं दलित वोटों पर बीजेपी की सबसे ज्यादा नजर है, खासकर मतुआ समुदाय पर। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मतुआ समुदाय के मंदिर भी गए और इसका जिक्र करना वो नहीं भूलते हैं। नादिया जिले के कल्याणी सीट पर प्रचार के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे और रैली का जायजा लिया श्रीनिवासन जैन ने। दीदी को अहंकार हो गया है कि हर खेल उन्हीं से शुरू होता है और हर खेल खत्म भी वही करती है और इसलिए वो कहती है खेला होवे, खेला होवे। लेकिन दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, ये मत भूलिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र। कुछ ही दिन पहले जब मैं बांग्लादेश गया था तो ओराकांदी की पवित्र धरती को चरण स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मुझे वहां मतुआ समुदाय के एक साथी मिले जिन्होंने कहा कि मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जो ओराकांदी में श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने पहुंचा। आपकी सेवा के लिए मैं भी ओराकांदी से नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के आया हूं। लेकिन हैरानी की बात है कि दीदी को मेरा ओराकांदी जाना भी पसंद नहीं आया। आप बीजेपी को देखने आए हैं, बीजेपी को वोट करेगा, वोट बीजेपी करेगा। अच्छा, क्यों करेगा? नहीं, अच्छा देना चाहते हैं। हाँ, चेंज, परिवर्तन आप बदलना चाहते हैं। अच्छा, आइए आप भी आइए। अच्छा, क्यों, क्या ममता बनर्जी अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा, क्यों क्या गलत किया ममता? बहुत अच्छा काम करता है। कौन? तो अच्छा लगता है। बीजेपी। अच्छा, आप इससे पहले किसको देता था? पिछला इलेक्शन में किसको दिया? तो बीजेपी दिया। आगे नहीं, हाँ, हम आगे कांग्रेस में है। कांग्रेस को देता था, अभी बीजेपी। हाँ, आप बताइए। मोदी के देखते, मोदी के देखते, मोदी को देखना है। हाँ, অনেক দূর থেকে। हाँ, এবং উনি একজন ভগবান, ঈশ্বর, উনি ईश्वर, मोदी गॉड की तरह है। উনি একজন ভগবান। अच्छा, পরিবর্তন আনার জন্য, अच्छा, পরিবর্তন আনার জন্য ওনাকে চাই, পরিবর্তন আনার জন্য ওনাকে চাই। মানে এমন একটা লোক
মানে ঈশ্বরের সমান। मोदी ईश्वर के समान है। হ্যাঁ, वाह। এনাকে বলা যায় না। আচ্ছা। মানে এমন একটা লোক মানে এখানে বুঝাতে পারছি না। अच्छा, तो क्या क्या मोदी जी ने ऐसा क्या किया है जो आप कहते हैं ईश्वर के समान है? क्या काम किया है? অনেক অনেক কাজ করেছে। 40 জন 42 জন ওই যে মাওবাদ মানে ইসের ওই যে আমাদের বিএসএফ মারা গেছে বোমায়, हाँ। সেই কাজ উনি করিয়ে দেখিয়েছে। अच्छा, পাকিস্তানের সাথে লড়াই করে। दीदी की ये सारी बीजेपी का सारी है, ये किसने दिया? मोदी जी दिया। नहीं, मोदी जी ने तो नहीं दिया होगा, लेकिन कहाँ से मिला आपको बीजेपी का सारी? पार्टी का लोग उन्होंने बांटा बीजेपी का सारी सबको। अच्छा, उसका पैसा लिया या फ्री में बांटा? फ्री में बांटा। तो आप सब बीजेपी के साथ हैं या ऐसे सारी लेके आ गया है? नहीं, बीजेपी सब साथ में हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं जागुनी से। जागुनी कितना दूर है यहाँ से? वो आपको कोई लेके आया? कैसे आया आप? हम लोग बस से आया? किसने बस लेके आया? पार्टी से। अच्छा, उसका कुछ पैसा भी मिला आने के लिए? नहीं। So there's a full-on almost dance party going on here at the BJP at the Modi rally. We are here at the Modi rally. आप सब लोग यहाँ आसपास से आए हैं? हाँ, आसपास से। हम बनगांव से आया है। कहाँ से? बनगांव से आया है। अच्छा, 95 बनगांव से। एक करके 95 असेंबली से आए। अच्छा, यही कल्याणी सीट जो है। हाँ। अच्छा, आपका नाम? तपन कुमार विश्वास। साहिब घोष। अच्छा, तपन कुमार मोजिंदर। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस? हम युवा मोर्चा में है। आप कॉलेज कंप्लीट हुआ है? कौन सा कॉलेज कंप्लीट हुआ है? कॉलेज कंप्लीट हुआ है आपका? आप कॉलेज कंप्लीट है। तो आप लोग बीजेपी, आप एससी मोर्चा के हैं? अच्छा, ये बताइए, ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये शायद रिजर्व सीट है, कल्याणी सीट ये रिजर्व है, एससी सीट है ये। अच्छा, तो यहाँ पे ज्यादा एससी का पॉपुलेशन है। कौन सा पॉपुलेशन है? जो मटुआ बुलाते हैं, मटुआ? हाँ, मटुआ बुलाता है वो। हम लोग एससी का है, निशु संप्रदाय का है। अच्छा, आप उसका मोर्चा का है? हाँ, मोर्चा का है, सभापति है। आप कब से बीजेपी में आया? हम 5 वर्ष से बीजेपी आया है। 5 वर्ष से है? अच्छा, उससे पहले आप कौन सा पार्टी में था? उससे पहले हम लोग तृणमूल से था। आप तृणमूल से था? लेकिन उनको जो माने खास काम है वो हम लोग पसंद नहीं है। अच्छा। इसलिए हम बीजेपी में शामिल हो गए। अच्छा, तो एससी लोग बीजेपी में क्यों आए हैं? क्या आपको अच्छा लगता है? एससी लोगों का कोई सदन नहीं है। आज तक जो कुछ भी बोला दीदी वो कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, इसलिए हम लोग इतना मार खाया, इतना ये हुआ जो हम लोग उसका पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, पसंद नहीं करते? नहीं पसंद करते। अभी मोदी जी का नारा लेके चल रहा हूँ मैं, मोदी जी का ही रहूंगा बस। बीजेपी सपोर्टर्स, chants of Jai Shri Ram, chants of Modi, and let's talk to some of them here at the Modi rally. तो आप लोग यहाँ पे बीजेपी मोदी को देखने आए हैं, तो क्या अच्छा लगता है बीजेपी में? क्यों आए हैं यहाँ? अच्छा, बताइए। जैसे हमारा जो पीएम है ना, हाँ, वही सबसे अच्छे इंसान है। सबसे अच्छा इंसान है मोदी। एमन आजे भगवान के देखा माने मोदी के देखा। रियल हीरो है, भगवान की तरह है। मोदी इज द गॉड। मोदी इज द बॉस, मोदी इज द गॉड। ओके, एक सेकंड। तो ये बताइए कि क्या अच्छा लगता है मोदी और बीजेपी के बारे में? क्या किया है उन्होंने? पहली बार जो हमारा जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हाँ, वो केंद्र में सरकार उनकी है। और यहाँ जो टीएमसी का सरकार है, दीदी है, हाँ, यहाँ पर ना तो विकास है, ना यहाँ पर सड़क अच्छी है, ना यहाँ पर नौकरी है, ना यहाँ पर कोई सुविधा है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी का सरकार बने और अच्छी विकास हो।
a fired up crowd here at the Modi rally as they wait for the Prime Minister. पुणे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामलों को देखते हुए वहां नगर निगम ने एक वॉर रूम तैयार किया है ताकि लोगों को हर जरूरी जानकारी मुहैया कराई जा सके। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर के बारे में पता करने के लिए मरीजों के रिश्तेदार लगातार यहां फोन कर रहे हैं। इस वॉर रूम का जायजा लिया हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। पुणे में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए पुणे महानगर पालिका की ओर से कोविड-19 वॉर रूम बनाया गया है। यहाँ पर एक नंबर दी गई है जहाँ पर लोग फ़ोन करते हैं, बेड्स हों और बाकी चीज़ें हों, उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर जो है लगातार जितने भी लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं उसकी यहाँ पर चर्चा की जाती है और यहीं से जो है आगे की जानकारी मिल पाती है कि बेड्स कितने अवेलेबल हैं और कितने नहीं हैं। इसके बारे में क्या कुछ होता है ये जानने की हम कोशिश करेंगे और इसके लिए डॉक्टर जीवन सर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, जो ये पूरा 24/7 चलने वाला ये कोविड वॉर रूम है, क्या कुछ यहाँ पर होता है? दिन में कितने फ़ोन कॉल्स आते हैं? फ़ोन पे आप लोग क्या जानकारी लेते हैं वो बताइए। प्रोबेबली हम अभी एवरेजली वी आर गेटिंग 900 कॉल्स पर डे 24 आवर्स के लिए। तो उसमें से डे शिफ्ट्स के लिए वी आर रिसीविंग ऑलमोस्टली 600 कॉल्स एंड फॉर द नाइट शिफ्ट वी आर रिसीविंग 300 कॉल्स। ठीक है, तो हाँ, इसमें क्या कुछ आप लोग जानकारी लेते हैं? क्या कुछ पूछा जाता है? क्या कुछ होता है? प्रोबेबली डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट। कभी कभी पेशेंट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के खाली बेड चाहिए उसकी वजह से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो क्रॉस चेक भी करना पड़ता है। उस पर हम सीवियरिटी भी डिपेंड करते हैं कि पेशेंट सच्ची में उसको बेड की आवश्यकता है या नहीं है, वो भी हम चेक कर रहे हैं। तो प्रोबेबली कैसा रहता है कि डिपेंड अपॉन द ऑक्सीजन लेवल, उनका एज रहता है, उनको कुछ पुराने कुछ मेडिसिन वगैरह चालू है, कुछ डिजीज़ चालू है क्या, उसके रिगार्डिंग हम उनके साथ ये पहले डिस्कस कर लें। लोग ऐसा गलत जानकारी देते हैं, ऐसे बहुत केसेस आते हैं? देते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि कोई बताता ही नहीं है मैं वेंटिलेटर पे हूँ, कोई बताते नहीं मेरे को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगाए हुए हैं, जस्ट उनको गवर्नमेंट का बेड चाहिए, उसकी वजह से जस्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसकी वजह से वी आर जस्ट क्रॉस चेकिंग, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो सब क्रॉस चेक करके ही उनको बेड अलर्ट कर रहे हैं। सर, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स किस चीज़ के लिए आते हैं? ज़्यादा अभी फिलहाल एक लास्ट वीक में वेंटिलेटर्स और आईसीयूज़ के बेड थोड़े बड़े थे, बट वी आर वर्किंग ऑन द सेम कि अगर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जिनके पास ज़्यादा कैपेसिटी वेंटिलेटर्स और ये है आईसीयू बेड्स है, वो शायद उनके साथ ऑलरेडी एक्वायर हुए कुछ हॉस्पिटल्स और कुछ चल रहे हैं। उसकी दिक्कत सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर आईसीयू बेड। एग्जैक्टली, बट लास्ट वीक में यही हुआ था, बट अभी प्रोबेबली कैसे कि पेशेंट्स आर गेटिंग रिकवर्ड, तो ऑक्सीजन की भी थोड़ी लेवल मतलब डिमांड्स बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन भी हम लेवलसली ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो कुल कितने ऐसे बूथ होंगे सर जहाँ पे फ़ोन कॉल्स आते हैं? कितने लोग होंगे जो? ऑलमोस्टली वी आर, हमारा जो एक ही मतलब एक नंबर है 2110 करके जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से 16 रिसीवर्स है, मतलब कॉल रिसीव कर रहे हैं। तो एट अ टाइम 16 लाइन्स हमारे एक्टिवेट है, प्लस 2 मेडिकल ऑफिसर्स है, मतलब 4 मेडिकल ऑफिसर्स है, उनके लिए बेड अलर्ट करने के लिए हमने 2 सेपरेट लाइन रखे हुए हैं। तो दिस आर टोटल 18 लाइन्स वी आर एक्टिवेटेड राइट नाउ हियर। तो 18 कुल ऐसे लाइन है यहाँ पर, जिसमें 16 जगहों पर जो लोग हैं वो फ़ोन करके जानकारी देते हैं। 2 में जो महानगर पालिका के लोग हैं वो फ़ोन करके बताते हैं कि बेड है या नहीं। दाहिने तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से इसके लिए लगातार जो रूम है वहाँ में लोग लगातार काम कर रहे हैं, फ़ोन रिसीव कर रहे हैं और जो बातचीत है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत है वो ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स और आईसीयू की है। और हमसे जो डॉक्टर जीवन बात कर रहे थे वो भी यहाँ पर लगातार जो जानकारी मिलती है उसे आगे तक पहुँचाना और जो लोगों की ओर से जानकारी मिल रही है उसे क्रॉस चेक करने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, प्रशासन की ओर से जिस तरह से नंबर दिया गया है, यहीं पर ये वो वॉर रूम है जहाँ पर इसे लेकर आगे की जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाती है और लोगों की जो जानकारी है वो अस्पताल तक पहुँचाकर जो बेड्स और बाकी चीज़ों की सुविधाओं को उपलब्ध कराना होता है वो किया जाता है। पुणे से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।